दोस्तों आज मैं आपको एक खूंखार जानवर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी मिस्टीरियस चीजें सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं। इससे पहले मेरा नाम है तुषार, आप देख रहे हैं फैक्ट ट्यून। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज की स्टोरी का नाम है द 10 क्लॉज। द 10 क्लॉज एक शहर के बारे में एक डरावनी कहानी है जो एक रहस्यमय राक्षस के बारे में है जो भेड़, गायों और यहाँ तक कि मनुष्यों को भी मारता था। कई साल पहले जर्मनी का एक छोटा सा गांव आतंक की चपेट में आ गया था। इसकी शुरुआत तब हुई जब किसी क्षेत्र में किसानों ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि एक जंगली जानवर उनके पशुओं का शिकार कर रहा है। उनमें से कोई नहीं जानता था कि यह किस प्रकार का जानवर है। कोई भी इस रहस्यमय जानवर को नहीं देख पाया था। ये शाम को दिखाई देता था और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो जाता था जितनी तेजी से ये सुबह प्रकट होता था। इसने कभी कोई निशान पीछे नहीं छोड़ा था। एक सुबह एक किसान अपनी भेड़ों को देखने के लिए निकला और उसने एक भयानक दृश्य देखा। उसके खेत के बीच में खून और मांस बिखरा हुआ था। उस रात के दौरान उनकी 3 भेड़ों को काट दिया गया था और पूरी तरह से खा लिया गया था। कुछ दिनों बाद एक और किसान के साथ भी ये घटना हो गई। उसने पाया कि उसके 2 सबसे अच्छे भेड़ कुत्तों को मार दिया गया है। वे उसके पिछले दरवाजे पर मरे पड़े थे। उनके पेट फट गए थे और उनके अंदरूनी अंग फट चुके थे। जैसे जैसे समय बीतता गया अधिक से अधिक भेड़ों और मवेशियों की उसी तरह मारा कुचला गया और खाया गया। उस मिस्टीरियस जानवर को ऐसा लग रहा था कि उसकी भूख कभी नहीं मिटेगी। जल्द ही गांव के सभी लोगों ने जानवरों के साथ हुई भयानक घटना के बारे में सुना। कोई भी व्यक्ति उस प्रकार के जानवर की पहचान नहीं कर सकता था जिसने उन्हें मारा होगा। किसानों को चिंता सताने लगी कि कहीं उनके पूरे झुंड का ही सफाया ना हो जाए। फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। एक इंसान की बेरहमी से हत्या कर दी थी। यह एक पूर्णिमा की रात थी जब नशे में धुत थॉर्स्टन बोर को आखिरी बार स्थानीय पब से बाहर निकलते हुए देखा और एक अंधेरी सड़क पर वो डगमगाते हुए जा रहा था। सुबह उसकी बुरी हालत में लाश सड़क के किनारे पर पड़ी हुई मिली। उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उसका कटा हुआ सिर लोहे के गेट पर सूली पर लटका दिया गया था। हत्या की खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई और हड़कंप मच गया। गांव के लोग दहशत में आ गए। अब जबकि जानवर को इंसानों में भी स्वाद आ गया था, कोई भी सुरक्षित नहीं था। अधिकांश लोग शाम के बाद दरवाजे से बाहर कदम रखने से भी डरते थे। किसानों ने पक्का कर लिया था कि वे अपने सभी पशुओं को अपने घरों में बंद करके रखेंगे। पुरुषों और महिलाओं ने अपने पास हथियार रखने शुरू कर दिए थे। रात में परिवारों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे और अपनी खिड़कियां भी बंद कर ली थी। औरतें अपने तकियों के नीचे चाकू रखकर बिस्तर पर चली जाती थी और आदमी अपनी बंदूकों के साथ सोते थे। दिन भर गांव भर में सिर्फ एक ही विषय पर चर्चा होती थी और वह थी जंगली जानवर। लोग तरह तरह की बातें सोचने लगे। कोई कहता था कि ये इंसान है तो कोई कहता था कि ये कोई नया जानवर है, पर अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया था। गांव में पड़ोसी ही एक दूसरे पर शक करने लगे थे। कोई भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता था। धीरे धीरे अब गांव के बच्चे भी गायब होने लग गए। गांव के पुरुषों ने तय कर लिया कि अब उन्हें कुछ करना ही होगा, इसलिए उन्होंने एक साथ मिलकर एक गैंग बना लिया। वे नहीं जानते थे कि अब वो इसके साथ आगे क्या करेंगे, जिससे बात और भी बिगड़ने लगी। उनके पास एक नेता की कमी थी जिससे उनमें एकता की कमी। वोल्फ गैंग और डाइटर हाफमैन नाम के 2 भाई थे जो गांव के बाहरी इलाके में जंगल के पास रहते थे। यह उनके मवेशी थे जिनको जानवर ने मार डाला था। दूसरे आदमियों के विचारों से तंग आकर दोनों भाई खुद से कुछ करने की बात कहने लगे और उस शाम वे अपनी रसोई की मेज के पास बैठे कोई अच्छा विचार आने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बूढ़ी दादी व्हील चेयर में चिमनी के पास बैठी थी। उनकी काली शाल उनके चारों ओर लिपटी हुई थी। वोल्फगैंग ने कहा, हमें कुछ करना है और हमें आज रात ही करना है। अगर हम और देर करते हैं तो वो जानवर और अधिक मवेशियों को मारकर खा जाएगा। आप सही कह रहे हैं, उसके भाई डाइटर ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने साथ में ये कहा कि वो चाहे मनुष्य हो या पशु, यह चीज जो भी हो, पर ये पूर्णिमा पर ही लोगों पर प्रहार करती है। आज रात चांद फिर से पूरा हो जाएगा और आज रात भी पूर्णिमा की रात थी। डाइटर ने कहा कि हम उस चीज को कम नहीं आंक सकते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसे कैसे निपटाना है और ये जीव बिना कोई संकेत दिए वार करता है। यह जंगलों में भूत की तरह घूमता है। इस जानवर का शिकार करना बेहद खतरनाक होगा। अगर हमें जिंदा वापस आना है तो हमें दुनिया के सभी भाग्य की जरूरत है। वोल्फगैंग ने अपनी बूढ़ी दादी की ओर देखा जो अब भी अंगीठी के पास ही बैठी थी। क्या आप हमें शुभकामनाएं देंगी अम्मा?
उन्होंने कहा। बुढ़िया ने मुड़कर भी नहीं देखा, वह वर्षों से बूढ़ी थी। दोनों आदमी अब बातें करते हुए वापस चले गए। वोल्फगैंग ने अपनी योजना की रूपरेखा को तैयार करना शुरू कर दिया। उन दोनों ने अपनी बंदूकों को तैयार किया और कहा कि आज रात जंगल के बाहरी इलाके में वे गश्त लगाएंगे। हम खुद को जंगल और गांव के बीच के रास्ते में स्थापित करेंगे। यदि वो राक्षस आज रात बाहर आता है तो उसे हम में से किसी के पास से गुजरना होगा। और अब डाइटर ने कहा कि भाई, हमारी सुरक्षा का क्या होगा, हमारा इंतजाम क्या होगा? अगर उसने हम पे हमला कर दिया तो हम उससे बच कैसे पाएंगे? तो वोल्फगैंग इस पर कहता है कि हम एक दूसरे से बस इतनी दूरी बनाकर रखेंगे कि हमें एक दूसरे की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे सके, और हम अपनी पीठ गांव की ओर रखकर जंगल में जाएंगे ताकि जो भी जानवर हो वो हमें सामने से दिख पाए। डाइटर ने कहा, यह एक खतरनाक काम है, लेकिन किसी को तो यह करना ही होगा। हम नहीं जानते कि अगला शिकार कौन होगा। हम चुपचाप भी नहीं बैठ सकते और इस राक्षस को हम ऐसे ही हमारे जानवरों को मारने नहीं दे सकते। वे खड़े होते हैं और अपनी बंदूकें पकड़ लेते हैं। वोल्फगैंग ने दीवार से एक लंबा तेज चाकू निकाला। जैसे ही ये निकलने वाले थे, डाइटर दरवाजे तक रुक गया। हमारी चिंता मत करना अम्मा, उन्होंने कहा, हम आपके पास जीवित वापस आएंगे। जैसे ही वे उस स्थान पे पहुंचे जहां पर इन्होंने खुद को तैनात करने की योजना बनाई थी, डाइटर ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि ये कैसा दिखता होगा। वोल्फगैंग ने कहा, मैं खुद उस बारे में सोच रहा हूँ। जो कुछ भी है हम पता लगाने जा रहे हैं, बस दुआ कीजिए कि ये हम पर पीछे से हमला न करे। तभी उन्होंने झाड़ियों के बीच में चुपचाप किसी चीज के हिलने की आवाज सुनाई दी। दोनों भाइयों ने महसूस किया कि उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है। धीरे से ये दोनों मुड़ते हैं और पीछे देखने लगते हैं। पेड़ और छाया के अलावा वहां पर कुछ नहीं था। कुछ मिनटों तक ये एक साथ अंधेरे में ऐसे ही खड़े रहे, पर उन्हें अब डर भी लग रहा था। वोल्फगैंग ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने भाई को संकेत दिया कि उन्हें अपनी पोजीशंस को संभाल लेना चाहिए। दोनों भाई विपरीत दिशा की ओर चले जाते हैं। अंधेरे में वह एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, लेकिन वे चिल्लाने की दूरी के भीतर ही रहे। अंधेरे में खड़े होकर वोल्फगैंग ने सावधानी से अपनी बंदूक उठाई, फिर उसने चाकू लिया और उसे अपने पैरों से नरम नरम जमीन में गाड़ दिया। ज्यादा दूर नहीं, डाइटर अपनी बंदूक से घबराकर लड़खड़ाया। उसने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे हैं और उसके माथे से पसीना भी निकल रहा था। वह चाहता था कि वो वोल्फगैंग को देख सके, लेकिन उसका भाई झाड़ियों और पेड़ों की काली छाया में छिप गया था। डाइटर ने मुड़कर गांव की ओर देखा और कामना की कि वह अपने कैबिन के अंदर सुरक्षित रहे। फिर उसने अपने पीछे एक टहनी के चटकने की आवाज सुनी। वह इधर उधर घूमता रहा और इससे पहले कि उसे कोई चीज करने का मौका मिलता, उसने 10 तेज पंजों को अपनी गर्दन में खोदते हुए महसूस किया। वोल्फगैंग ने जंगल में अपनी भाई की भयानक चीख सुनाई दी। उसने अपनी बंदूक और अपनी तलवार उठाई और भयानक चीखों का पीछा किया। उसका भाई मुसीबत में था और वह तेजी से उस तरफ भागने लगा, पर रात इतनी थी और जंगल इतना घना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर उसने डाइटर की घुटन भरी और हताश आवाज सुनी। वोल्फगैंग ने कुछ न सोचते हुए अपनी बंदूक उठाई और अंधेरे में ही गोली चला दी। अगली सुबह जब दोनों भाई नहीं लौटे तो अन्य ग्रामीण उनकी तलाश में निकले। क्षेत्र की तलाशी लेने पर पुरुषों को एक दूसरे के बगल में पड़े खून से लथपथ शव मिले। वे अब कुछ बोरे लाए और उनमें शरीर के अंगों को भर दिया। फिर वे वोल्फगैंग और डाइटर के दयनीय अवशेषों को वापस गांव में ले गए। अब वे भाइयों के केबिन में पहुंचे और उनके शरीर के अंगों को ताबूत में रखना शुरू कर दिया, तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि उनकी दादी वहां पर नहीं थी। उन्होंने सोचा कि बुढ़िया बूढ़ी है और उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनमें से किसी ने यह नहीं देखा कि वह चिमनी के पास अपनी जगह से चली गई थी, और जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वह ध्यान से पीछे वाली खिड़की से कूदकर आ गई और वहां फिर से वही कुर्सी पर आकर बैठ गई। अपनी कुर्सी पर बैठते हुए उसने वोल्फगैंग और डाइटर के अवशेषों को देखा। किसी ने भी उसके झुर्रीदार फेस पर एक डार्क स्माइल को नहीं देखा और ना ही किसी ने उसके काले शॉल के नीचे पंजों वाले हाथों को देखा। जी हाँ दोस्तों, आप भी शौक में पड़ गए होंगे, पर वो बुढ़ी अम्मा ही वो खतरनाक भेड़िया थी जो रोज रोज रातों को भेड़िया बनती थी और लोगों का और जानवरों का शिकार करती थी। वो इतनी ज्यादा खूंखार थी कि उसने तो अपने पोतों को भी नहीं छोड़ा था। और इसी के साथ ही ये स्टोरी खत्म हो जाती है। दोस्तों, होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही मैं और स्टोरीज लाता रहता हूँ। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. If you like this video then hit the subscribe button and press the bell icon to get notification of our videos.